नमस्कार साथियों, मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका स्टेनो आरडब्ल्यू पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं साथियों बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आप जानते ही हैं कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है 2025 वाला, और अब हमको नए कैंडिडेट्स यानी कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की, अब उन्हें स्किल की तैयारी करनी है। तो साथियों, मैं विशाल शर्मा आज आपके लिए एक वही स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आया हूँ कि हमारा क्या प्लान होगा, कि मैं आपको किस तरीके से इंग्लिश स्टेनोग्राफी पढ़ाऊँगा और हमें किस रोड मैप पे तैयारी करनी है कि हमारा सिलेक्शन हो सके। और साथियों, कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि हमें एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करनी है, तो हमें क्या करना होता है, क्या पढ़ना है। हम स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कितना परसेंट हमारा एरर होता है और इसमें कितनी तरह की पोस्टें होती हैं, कौन-कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, ग्रेड सी क्या होता है, ग्रेड डी क्या होता है। ये सारी चीज़ों के जवाब साथियों आपको आज की वीडियो देखने से मिल जाएँगे। तो शुरू करते हैं अपना सेशन दोस्तों। देखिए साथियों, एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की स्ट्रेटजी वीडियो है, ये जो मैं आपके साथ में लाया हूँ साथियों। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे 2 स्टेज होते हैं साथियों। देखिए, एक तो हमारा होता है सीबीटी, एक दूसरा होता है शॉर्ट हैंड। आप जानते ही हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में जो पहला स्टेज है वो है मेरे भाइयों सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो ही हमें स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड का एग्जाम देने के लिए मिलता है। तो हमारा प्राइम फेसिया हमारा प्रथम उद्देश्य तो यही है कि हमें अपना स्किल मतलब पहले तो रिटन क्वालिफाई करना है और उसके बाद में स्किल के लिए शॉर्ट लिस्ट होना है। साथियों, स्किल की तैयारी आपको कैसे करनी होती है? आपको रिटन के साथ ही स्किल की तैयारी करनी है साथियों। अगर आप ये सोचते हैं कि पहले मैं रिटन की तैयारी कर लेता हूँ, अपना सीबीटी एग्जाम क्लियर कर लूँ और देखता हूँ कि उसमें शॉर्ट लिस्ट होता है या नहीं, अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो उसके बाद में स्किल की तैयारी करूंगा, तो साथियों आप बहुत लेट कर चुके होते हैं उस समय तक। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हाँ, पहले रिटन निकल जाए उसके बाद मैं शॉर्ट हैंड कर लूंगा, तो साथियों बिल्कुल मतलब ये असंभव वाली सी बात हो जाती है, क्योंकि हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें शॉर्ट हैंड सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है और उतने कम समय में हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। हमारी प्लानिंग इतनी अच्छी तरीके नहीं होती है, हम लर्न नहीं कर सकते शॉर्ट हैंड को कपल ऑफ मंथ्स में। तो हमें टाइम चाहिए, इसलिए हमें अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है दोस्तों कि हम सीबीटी और स्टेनोग्राफी दोनों को तैयार करना है। हमें अभी से ही डे 1 से ही स्टेनोग्राफी की भी तैयारी करनी ही है और सीबीटी की भी तैयारी करनी है। हमारी तैयारी इस स्ट्रेटजी यही रहेगी कि हम तैयारी करेंगे अपनी स्टेनोग्राफी की, रिटन को भी क्वालिफाई करेंगे और धीरे-धीरे अपने आप को इंप्रूव करते-करते हमारे रिटन जब हो जाएगा तो स्टेनोग्राफी की हम प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ा देंगे। देखिए साथियों, सीबीटी प्लस शॉर्ट हैंड मिलकर तैयारी हो जाती है। अब देखिए 2026 में शॉर्ट हैंड स्किल करना है तो क्या करना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों। अब देखिए, स्टेनो स्किल सभी एग्जाम्स में काम आएगा, चाहे वो एसएससी स्टेनोग्राफर हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर हो, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि एपीएस हो, प्राइवेट सेक्रेटरी यानी पीएस हो, एम्स का एग्जाम हो, डीडीए का एग्जाम हो, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का हो, जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकलती हैं पर्सनल असिस्टेंट एंड सीनियर पर्सनल असिस्टेंट्स की, डी ट्रिपल एस बी का में निकलती हैं, स्टेनो और पीए की, हाई कोर्ट हो गई और बहुत सारे ऐसे एग्जाम हो गए। साथियों, सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर ही नहीं है, बहुत ही सारे ऐसे एग्जाम हैं जहाँ पे हमको एसएससी की मतलब अलावा भी वैकेंसीज देखने के लिए मिलती हैं अपनी स्टेनोग्राफर की, पर्सनल असिस्टेंट की। तो हमें अगर हम स्टेनो की तैयारी करेंगे तो वो हमारी सभी एग्जाम में काम करेगा वो। ऐसा नहीं है कि अगर हमने सीख ली, ये कुछ सिलेबस अलग है कि आपने अगर एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए सीख ली तो अब आपको अगर दिल्ली हाई कोर्ट की तैयारी करनी है या यूपी हाई कोर्ट की या किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको दूसरे स्किल सीखने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है स्टेनोग्राफी में। स्टेनोग्राफी ही एक ऐसा आपका ये स्किल है, ना कि एक सब्जेक्ट है। इसे आप स्किल मानिए और स्किल हमेशा सेम रहता है। तो आपको बस एक बार अगर आपने सीख ली तो आप जितने भी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं इंग्लिश स्टेनोग्राफी के, कुछ में से मैंने आप नाम लिखे हैं, आप सबके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। देखिए साथियों, अब देखिए अगर बात करते हैं पर्टिकुलरली एसएससी स्टेनोग्राफर की, तो देखिए स्टेनोग्राफर 2026 का एग्जाम होगा, ये मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है और 2 पार्ट में होता भी है। एक तो होता है हमारा सीबीटी और दूसरा होता है हमारा एक तो होता है हमारा सीबीटी और दूसरा हमारा होता है स्टेनो का स्किल। देखिए, जो हम तैयारी करा रहे हैं साथियों, उसमें हम आपके लिए दोनों ही बैच लाए हैं। एक तो सीबीटी का भी लाए हैं और उसमें आपका स्किल की भी प्रैक्टिस है, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो चाहते हैं कि स्किल की ही प्रैक्टिस करना, तो वो खाली स्किल का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों, मेरा जो प्राइम फेस है, जो मेरा फोकस रहेगा, मैं रहूँगा आपका मेरा रहेगा पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड यानी कि स्टेनो स्किल पे।
हमारा फोकस रहेगा और मैं आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी ही पढ़ाऊंगा, आप जानते ही हैं साथियों। अगर हम सीबीटी प्लस शॉर्ट हैंड का स्किल क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारा भैया काम हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए हम मेहनत करते हैं फाइनल सिलेक्शन हमारा हो जाता है। अगर हम सीबीटी और स्टेनो स्किल क्वालिफाई कर लेते हैं तो जिसके लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं फाइनली वो दिन आ जाएगा एक दिन जब आपका भी पीडीएफ में नाम आ जाएगा कि यू गॉट सिलेक्टेड। तो आपको भी सीबीटी और स्टेनो स्किल दोनों ही क्वालिफाई करने हैं। अब देखिए साथियों, मैं बात करता हूं अपने पार्ट सेकंड की। तो देखिए साथियों, पार्ट सेकंड जो है मेरा, अब देखिए इसमें भी दो तरह की जॉब निकलती है हमारी। एसएससी स्टेनोग्राफर में हमारी दो तरह की जॉब होती हैं, एक होती है ग्रेड डी और एक होती है ग्रेड सी की। ये डिपेंड करता है ग्रेड सी और ग्रेड डी हमें कैसे मिलेगा, ये डिपेंड करता है हमारे सीबीटी के मार्क्स पर कि हमारे सीबीटी में कितने मार्क्स हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को अपनी जॉब मिलती है। हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ग्रेड सी में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, ग्रेड डी में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो साथियों, जो ग्रेड डी है पहले हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए ग्रेड डी का क्या क्राइटेरिया होता है साथियों, हमें स्पीड मेंटेन करनी होती है 80 डब्ल्यूपीएम। डब्ल्यूपीएम का मतलब होता है वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 80 शब्द पर मिनट अगर मैं शॉर्ट हैंड में लिख पा रहा हूं, और वो भी डिक्टेशन टाइम यानी कि 10 मिनट। अगर मैं 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट लिख पा रहा हूं तो साथियों यानी कि मैं 800 वर्ड, मुझे 800 वर्ड की मेरी डिक्टेशन होगी। अगर मैं 800 वर्ड को लिख पा रहा हूं शॉर्ट हैंड में 10 मिनट में तो साथियों मैं ग्रेड डी का स्किल क्वालिफाई कर जाऊंगा। ये क्राइटेरिया होता है ग्रेड डी को क्वालिफाई करने का। आपको 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड से बोला जाता है। 10 मिनट्स की कंटिन्यूअस डिक्टेशन चलती है जो आपको शॉर्ट हैंड की आपकी कॉपी में नोट डाउन करनी होती है और उसका ट्रांसक्रिप्शन भी आपको करना है। अगर आपने लिख लिया, ट्रांसक्राइब कर लिया तो आप ग्रेड डी का स्किल को क्वालिफाई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं बढ़ता हूं दूसरी स्लाइड पर। इसमें मेरा है परसेंटेज कि कितना क्राइटेरिया होता है। साथियों, जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो अक्सर हमसे लिखते हुए गलतियां हो जाती हैं स्टेनोग्राफी में। आपने अगर लिखा होगा या आपने देखा होगा तो कुछ भी कभी कभी वर्ड जो हमारे होते हैं वो स्टेनोग्राफी में डेफिनेटली गलत हो जाते हैं। एरर फ्री लिखना बहुत ही मुश्किल होता है स्टेनोग्राफी में। तो देखिए साथियों, उसके लिए कुछ एरर परसेंटेज दिए गए हैं। अब हमें इन एरर परसेंटेज का ध्यान रखना है कि हमारी गलती जो हो वो इस लिमिट के अंदर हो। अगर हमने कहीं इससे ज्यादा लिमिट अगर क्रॉस कर दी, अपनी इससे ज्यादा गलती कर दी तो हम रेस से बाहर हो जाते हैं, हम स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्राइटेरिया क्या है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए है अप टू 7%। समझ रहे हैं साथियों, ये 7% है, ये अप टू 7% है, यानी कि मैक्सिमम लिमिट है कि मैं 7% गलती सिर्फ कर सकता हूं। यानी कि अगर मेरी 8 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है, 800 वर्ड्स की डिक्टेशन है और उसका 7% हम निकालते हैं तो यानी कि 56 मिस्टेक्स मेरी हैं जो मैं अलाउड हैं। अगर मैं 56 मिस्टेक से ज्यादा की मिस्टेक करता हूं तो साथियों मैं बाहर हो जाता हूं, या हमारे सभी साथी जो जिसने भी 56 मिस्टेक अगर करी है, अगर किसी विद्यार्थी ने, किसी स्टूडेंट ने 57 कर दी तो भैया वो गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप 56 मिस्टेक्स ही कर सकते हैं। तो ये हमें करनी होती है, अपने आप को इस लिमिट में करना है जनरल कैंडिडेट्स को कि आपकी गलती किसी भी कीमत पर 7% की सीमा जो है इसे क्रॉस ना करें। और वहीं अगर बात करते हैं साथियों रिजर्व्ड कैंडिडेट्स की, ओबीसी की, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की, तो इनके लिए 10% का क्राइटेरिया है, यानी कि ये गलतियां कर सकते हैं भैया 80। इनके लिए 80 मिस्टेक्स अलाउड होती हैं और जनरल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं 56 मिस्टेक। अगर ये इन्होंने रिजर्व्ड कैंडिडेट्स ने अगर 81 कर दी अपनी मिस्टेक्स को तो भैया इनका भी सिलेक्शन बाहर हो जाते हैं। इनके लिए परमिसिबल लेवल 80 है और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 56 है। ये हमें सीखना होगा, समझना होगा कि हमारी गलतियां इस क्राइटेरिया के बाहर ना जाएं अपनी हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। वहीं साथियों अगर मैं बात करता हूं ग्रेड सी के एग्जाम की, तो ग्रेड सी क्या होता है, यहां पे जब ग्रेड डी में 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड थी साथियों, लेकिन हम ग्रेड सी में बढ़ते हैं तो ये हायर ग्रेड पे की ग्रेड डी की एडवांस जॉब होती है ग्रेड सी। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो वहां पे चलती है ग्रेड डी में 80 डब्ल्यूपीएम, 80 यानी वर्ड्स पर मिनट की। यहाँ पे स्पीड 20 वर्ड पर मिनट बढ़ जाती है तो यहाँ पे स्पीड हो जाती है 100 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पे जो आपकी स्पीड हो जाती है साथियों वो हो जाएगी 100 वर्ड्स पर मिनट की। आपको 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट की आपकी डिक्टेशन होगी। यानी कि अब 100 इंटू 10 कर लेते हैं तो डिक्टेशन चलेगी तो साथियों हमारी हो जाती है 1000 वर्ड्स। जबकि ग्रेड डी में हमारी 800 वर्ड्स की थी, यहाँ पे हमारे 200 वर्ड्स फालतू हो गए हैं साथियों। हमारी डिक्टेशन के 200 वर्ड फालतू हो गए हैं और हमें लिखना है सिर्फ टाइम हमारा दोनों का सेम ही है 10 मिनट से।
अब देखिए साथियों, इसमें और इसमें क्या अंतर हो जाता है इसके एरर परसेंटेज में। अगर मैं जनरल कैंडिडेट्स की बात करता हूं जो ग्रेड सी का स्किल क्वालिफाई करने के लिए जाते हैं या एग्जाम देने जाएंगे, तो वो देखिए साथियों, उनके लिए अप टू 5% मिस्टेक अलाउड हैं। उनके लिए अप टू 5% मिस्टेक अलाउड है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ 5% ही गलतियां कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। अगर उन्होंने इसके आगे अगर गलती करने की कोशिश करी साथियों, 50 से 51 भी अगर उनकी गलती हो गई, तो वे बाहर हो जाते हैं अपनी रेस से और वो स्किल क्वालिफाई में नहीं काउंट होते हैं। तो बिल्कुल जनरल कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि उनकी 5% लिमिट होती है। जब आप शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी सीखेंगे, तो आपको भी इस तरीके से ट्रेंड किया जाएगा मेरे द्वारा कि आपकी क्राइटेरिया भी इस लिमिट के, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा ना हो। और साथियों, अगर मैं बात करता हूं ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की, तो इनके लिए 7% का क्राइटेरिया है जो ये गलतियां कर सकते हैं, यानी कि 7%, यानी कि 70। तो अगर 71 भी गलती इन्होंने भी कर दी अगर रिजर्व्ड कैंडिडेट्स ने, तो इनका भी भैया पत्ता साफ हो जाता है सबका, और सब स्किल टेस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो अपने आप को इतने एडवांस लेवल पे हमें ट्रेंड करना होता है कि हम जिस एग्जाम को दे रहे हैं, अगर ग्रेड सी का या ग्रेड डी का दे रहे हैं, तो हमारी लिमिट, जो हमारी परमिसेबल लिमिट है, वो हम क्रॉस ना करें और अपने स्टेनोग्राफी में स्पीड और एक्यूरेसी को बनाए रखें। तो साथियों, ये तो था एसएससी स्टेनोग्राफर का क्राइटेरिया ग्रेड सी और ग्रेड डी में क्या होगा। अब देखिए साथियों, हमारी क्या अप्रोच रहेगी, अब उसके ऊपर बात करते हैं कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी लाऊंगा, किस तरीके से आपको पढ़ना होगा, कैसे मैं पढ़ाऊंगा, मेरी गाइडेंस क्या रहेगी। तो साथियों देखिए, स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस में अगर हम आएंगे, तो मैंने इसे दो भागों में बांटा है, स्टेप 1 और स्टेप 2 में। मैंने इसे दो भागों में बांटा है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में। तो देखिए, स्टेप 1 में क्या है कि जो बुक होती है स्टेनोग्राफी में, आप सभी जानते होंगे, जो कैंडिडेट मेरे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, पिटमैन की बुक चलती है और हम उसे ही फॉलो करते हैं और उसे ही पढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, हम क्या करेंगे, बुक की कौन से ने, पहले तो हम फर्स्ट में क्या करेंगे, लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट। हमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें देखिए साथियों, बुक पढ़नी है, बुक में विद्वान नहीं बनना होता है बिल्कुल भी। हमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे लिए ज़रूरी होंगी, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। हम कंप्लीट बुक पढ़ के विद्वान नहीं बनना है, हमें आपको राइटर नहीं बनाना है, आपको किताब नहीं लिखनी है। तो साथियों, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप चीज़ों को अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। बुक में बहुत सारा कंटेंट होता है जो हमारे काम का भी नहीं होता है, तो हम जो हमारे काम की चीज़ें होंगी उन्हें हम कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे और उन्हीं पर ही अपना सबसे ज़्यादा फोकस रखेंगे कि हमारे प्राइमरी कॉन्सेप्ट क्या हैं, जो हमारे बिल्कुल हमारे कंठस्थ होने चाहिए, हमें याद होनी चाहिए। दूसरा साथियों, हम सीखेंगे फिर उसके बाद में, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में, वर्डों को बनाने के बाद में स्ट्रोक्स कैसे बनते हैं, उसके बाद में हम सीखेंगे कि हमें आउटलाइन कैसे बनानी होती है। साथियों, वर्डों को लिखने का एक निश्चित तरीका, एक निश्चित फॉर्मेट होता है स्टेनोग्राफी में, बस वही और उन्हीं स्ट्रोक से बनकर जब कई सारे स्ट्रोक्स मिल जाते हैं तो वो आउटलाइन बना देते हैं साथियों। तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे आउटलाइन कैसे बनानी है, और आउटलाइन ऐसे नहीं कि मैं कैसे भी बना दूंगा, इसका भी एक निश्चित फॉर्मेट होता है। जब आप स्टेनोग्राफी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वर्डों को बनाना है तो उसके बाद हमें उसे पढ़ना भी है। तो हमारी आउटलाइन ऐसे बननी चाहिए कि हम उसे सिर्फ लिखें ही ना, लिखने के बाद में हम उसका ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकें, हम उसे पढ़ भी सकें। तो बिल्कुल हमें पहले तो आउटलाइन बनाने के कॉन्सेप्ट सीखने हैं और फिर स्ट्रोक्स बनाने हैं, फिर इन स्ट्रोक को जानने के बाद में हमें आउटलाइंस पे बढ़ना है। ठीक है साथियों, फिर नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा सेशन में, ये रहेगा प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइजेज। देखिए साथियों, प्रैक्टिस स्टेनोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको स्टेनोग्राफी में प्रैक्टिस बिल्कुल करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर आप मेरी एडवाइस फॉलो करोगे साथियों, तो डेफिनेटली आप टाइम बाउंड मैनर में, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, टाइम बाउंड मैनर में आप स्टेनोग्राफी सीख सकेंगे अगर आप मेरी बात मानेंगे। तो प्रैक्टिस तो साथियों आपको करनी ही करनी है, रोज 1-1.5 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। 2 घंटे निकालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इतनी आपको प्रैक्टिस साथियों करनी पड़ेगी, इसमें अच्छा रहता है हमारे लिए। अब देखिए साथियों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लगता है मुझे, तो वो मेरे लिए तो वो ये है कि आप के ये वाला स्टेप, स्टेप नंबर 4, रीडिंग ऑफ योर हैंड रिटिन शॉर्ट हैंड। साथियों, शॉर्ट हैंड लिखना अलग बात है और शॉर्ट हैंड लिखकर पढ़ना बिल्कुल ही अलग बात है। कैंडिडेट्स की सबसे ज़्यादा समस्या यही रहती है स्टेनोग्राफी में कि वो लिख लेते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। और वो पढ़ क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, ये पहला वाला पॉइंट, ये क्लियर ही नहीं होता। अगर आपका स्टार्टिंग से सब कुछ चीज़ें, ये तीनों चीज़ें सही हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी शॉर्ट हैंड को लिख के भी पढ़ सकते हैं। हमें शॉर्ट हैंड को लिखने का तब तक कुछ फ़ायदा नहीं होता साथियों, जब तक हम उसे पढ़ ना पाएँ। तो हमें शॉर्ट हैंड इस तरीके से भी लिखनी है, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करना है कि जो हम लिख रहे हैं, उसे हम पढ़ भी सकें।
तो दोस्तों इस चीज़ का भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपनी शॉर्ट हैंड अगर हम लिख पा रहे हैं तो ही हमारा शॉर्ट हैंड में सीखने में भला है। अब देखिए साथियों, मैं स्टेप सेकंड में जो मैं चीज़ें रखता हूँ आपके लिए, वो रखता हूँ देखिए, जब ह अब मैं मानता हूँ कि अब स्टेप सेकंड में हम तब पहुँचते हैं जब हम काफ़ी महीने 3-4 महीने बिता चुके होते हैं अपने, तब हम स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ते हैं कि मैंने बुक कंप्लीट कर ली है, मेरे कॉन्सेप्ट अब टाइट हो चुके हैं और बस अब मुझे प्रैक्टिस करनी है, या उससे पहले भी हम आ सकते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे बढ़िया काम जो होगा इसमें, सबसे बड़ा काम होता है साथियों स्पीड बिल्डिंग का। स्पीड कैसे आती है कि मैं वर्डों को बनाना सीख गया हूँ, मुझे पता है कि स्ट्रोक कैसे बनता है, एम कैसे बनेगा, एन कैसे बनेगा, अल्फ़ाबेट्स में जॉइनिंग करके बना लेता हूँ। बड़े-बड़े वर्ड्स का जो मेरे वर्ड्स हैं, मैं उन्हें बनाना जानता हूँ। बस क्या है, मुझे स्पीड नहीं आ रही है। स्पीड के लिए फिर हम फ़ोकस करते हैं कि जब आप बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है, आपने सब चीज़ एक्सरसाइज़ बना ली हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है उनको बनाने की, मैंने डिक्टेशन बोली है, आपने लिख भी ली है, पढ़ भी ली है, आपके कॉन्सेप्ट अब एडवांस हो चुके हैं, तो हम बढ़ते हैं साथियों फिर स्पीड बिल्डिंग की तरफ। स्पीड बिल्डिंग में क्या होगा, आपके मैं बोला जाएगा, मैं आपसे डिक्टेशन बोलूँगा और आप उसे लिखेंगे। अब स्पीड बिल्डिंग में ये नहीं होता है कि आप पहले दिन से ही 80 की स्पीड पे लिख लेंगे या 100 की स्पीड पे लिखना शुरू कर देंगे। ये स्पीड धीरे-धीरे आती है साथियों। पहले आप 50 पे आएँगे, 60 पे आएँगे, 75 पे आएँगे, 80 पे आएँगे, 90, 100, 110 और ऐसे 120 और हायर स्पीड पे निकल जाते हैं साथियों। समय के साथ-साथ हमारी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती रहती है। तो ये हम धीरे-धीरे बढ़ते हैं, ये भैया टाइम टेकिंग पार्ट होता है और एडवांस पार्ट होता है स्टेनोग्राफी का। अब देखिए यूज़ ऑफ एडवांस एंड स्मार्ट आउटलाइन्स। जब हम सेकंड जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़ ऑफ एडवांस एंड स्मार्ट आउटलाइन, हम जब स्टेनोग्राफी सीख जाएँगे तो साथियों हम बढ़ेंगे स्मार्ट आउटलाइन की तरफ। हम आउटलाइन तो बना रहे हैं, क्या कि क्या वो एडवांस हैं, स्मार्ट हैं? हम तब ही इस स्टेज पर पहुँच पाते हैं स्पीड बिल्डिंग पर, तब जब हम एडवांस आउटलाइन को और स्मार्ट आउटलाइन को यूज़ करेंगे। अगर साथियों जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि स्टेनोग्राफी में स्मार्ट आउटलाइन्स, एडवांस आउटलाइन कैसे बनानी है। आउटलाइन हमें सिर्फ़ इस तरीके से नहीं बनानी कि बस बना दो, कुछ भी बना दो। हमें वो पढ़नी आनी चाहिए और साथियों मैं आपको बता दूँ स्टेनोग्राफी में आउटलाइन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमें वो यूज़ करना है तरीका, वो मेथड यूज़ करना है जो में हम ज़्यादा कंफर्टेबल हों, जिससे हम आउटलाइन को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो बिल्कुल ये वाला सेकंड स्टेप आपको साथियों याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट है साथियों थर्ड, वो है राइट इन टाइम बाउंड। देखिए टाइम बाउंड मैनर में लिखना साथियों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जो हमारी डिक्टेशन होती है वो 10 मिनट की होती है। चाहे ग्रेड सी की बात हो, चाहे ग्रेड डी की बात हो, एसएससी स्टेनोग्राफर में, तो हमें अपने ही बात को जो डिक्टेशन आ रही है उसे 10 मिनट के अंदर लिखना है। आपको डिक्टेशन 10 मिनट के अंदर बोली जाएगी, आपको भी 10 मिनट के अंदर-अंदर उसको लिखना है। आपको ऐसा नहीं है कि दुनिया के लिए चलिए 10 मिनट और आपके लिए डिक्टेटर कोई आएगा आपको रिलैक्सेशन दे देगा 12 मिनट में इसके लिए हो जाएगा। आपके लिए भी सेम स्पीड रहती है सबके लिए। तो टाइम बाउंड का ध्यान रखेंगे हम लिखते हुए कि अगर मैं आपको कुछ डिक्टेशन बोल रहा हूँ या आप जो डिक्टेशन लिखेंगे वो आपको 10 मिनट में, अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो आपको हर हाल में लिखनी ही है। बेशक आपको कुछ भी उसके लिए अपनी स्पीड बिल्डिंग की क्लास को एडवांस करना पड़े। अब देखिए साथियों लिखने के बाद में क्या है, जब हमने शॉर्ट हैंड को अपने टाइम बाउंड में तो लिख लिया, अब उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या था साथियों, रीडिंग ऑफ योर ओन शॉर्ट हैंड। साथियों जो हमारा स्किल क्वालिफाई कराते हैं ना वो यही कराता है। पॉइंट नंबर, अगर मैं एसएससी का एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो साथियों ये रीडिंग ऑफ योर ओन शॉर्ट हैंड, ये सबसे बड़ा पार्ट है स्टेनोग्राफी का और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है अब मुझे, और यही हमारा स्टेनोग्राफी का एग्जाम क्लियर कराता है। मैंने स्टेनोग्राफी लिख ली साथियों, हर एक की स्टेनोग्राफी लिखने का पैटर्न यूनिक होता है, तो किसी की स्टेनोग्राफी दूसरे के लिए पढ़ना ऑलमोस्ट बहुत चैलेंजिंग है, या मैं कहूँ कि वो पढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि हर एक का लिखने का यूनिक स्टाइल होता है। तो साथियों जिसने लिखा है वो ही जानता है उसने क्या लिखा है। तो अगर आपने अपनी लिखी हुई शॉर्ट हैंड आपने नोटबुक में लिखी है, अगर वो पढ़ ली, तो डेफिनेटली आप उसको पढ़ने के बाद में उसका ट्रांसक्रिप्शन हर हाल में कर ही लेते हैं। तो साथियों बस, और आपका सिलेक्शन होने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता। बस यही चीज़ तरीके होते हैं साथियों शॉर्ट हैंड में, वो नया तरीका या कुछ और तरीका नहीं है। आपको पहले स्पीड बिल्डिंग करनी है, एडवांस और स्मार्ट आउटलाइन्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है, टाइम बाउंड मैनर में लिखना आना चाहिए हमें, और साथियों रीडिंग आनी चाहिए कि जो हमने लिखा है वो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या लिखा है। और साथियों हम क्या करेंगे देखिए इन सब चीज़ों के करने के बाद में, इन चीज़ों को करने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, 5th नंबर का जो पॉइंट है डिक्टेशन प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। हमें डेली बेसिस पर साथियों जब हम स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, आपकी डिक्टेशन की क्लासेस होंगी, मैं आपकी डेली प्रैक्टिस कराऊंगा डिक्टेशन की। और अगर आप डिक्टेशन को सही तरीके से लिख पाओगे साथियों, तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से एग्जाम में परफॉर्म
कर पाओगे। अब देखिए साथियों, थर्ड जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है वो है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिक्टेशन। साथियों मैंने डिक्टेशन लिख ली है, मैंने डिक्टेशन पढ़ ली है, अब मुझे डिक्टेशन को ट्रांसक्रिप्शन भी करना है। मैं मानता हूं साथियों आपके पास कुछ सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम ऐसा होगा जिसमें आप हम जब पढ़ाएंगे तो उसके बाद में आपको उस डिक्टेशन को आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर बैठ के ट्रांसक्राइब भी करना होगा, और उसके लिए भी टाइम होता है साथियों। उसके लिए भी हमें टाइम बाउंड मैनर में, ऐसा नहीं है कि हमें बस शॉर्ट एंड लिख ली, हमने पढ़ ली तो उसे कंप्यूटर सिस्टम पे आराम से टाइप करते रहेंगे। एग्जामिनेशन में उसके लिए भी टाइम फिक्स होता है साथियों। ग्रेड डी के लिए 65 मिनट्स मिलते हैं हिंदी वालों को, और इंग्लिश वालों को 50 मिनट मिलते हैं। तो साथियों उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को तैयार करना है कि टाइम बाउंड मैनर में हम इंग्लिश स्टेनोग्राफी को सीख सकें। अब देखिए साथियों मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट्स हैं साथियों। मेरे पास डिपार्टमेंट है, वेरियस डिपार्टमेंट है एसएससी ग्रेड स्टेनोग्राफी में, ग्रेड सी जो कि 4600 तक की जॉब ऑफर करती है साथियों। ऑफ की 4600 ग्रेड पे की जॉब ऑफर करता है ग्रेड सी। और कहीं ना कहीं एसएससी के सीजीएल इंस्पेक्टर लेवल की जो जॉब होती है साथियों उन्हें टक्कर देता है ये एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का एग्जाम। आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ये आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है, व्हाइट कॉलर जॉब होती है, जो कि आपको, मैं तो कहूंगा ये साथियों मिनी आईएएस की जॉब हो जाती है, क्योंकि जितने भी टॉप मोस्ट लेवल के यूपीएससी क्वालिफाई होते हैं सिर्फ उन्हें ही मिलते हैं स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट, हर किसी को नहीं मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रोफाइल होती है साथियों। सबसे पहला अच्छा डिपार्टमेंट जो सबसे ज्यादा चॉइस में रहता है साथियों वो रहता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसे कहते हैं एमईए। सबसे ज्यादा हाई डिमांड में रहता है साथियों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डिपार्टमेंट। 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है, और यकीन मानिए अगर आप एक बार इस डिपार्टमेंट में लग गए, इस मिनिस्ट्री में लग गए, तो साथियों आपके करियर मतलब बहुत टॉप नॉच पे हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते साथियों कि लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं एमबीए में, लोग जॉब लगने के बाद में। सेकंड डिपार्टमेंट जो साथियों जो मुझे अच्छा लगता है, होते तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं लेकिन मिनिस्ट्री हैं, लेकिन जो सेकंड मुझे लगता है वो लगता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसे हम एमएचए बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं जिसे गृह मंत्रालय। ऊपर वाला होता है विदेश मंत्रालय, सेकंड नंबर वाला है गृह मंत्रालय। साथियों आप देश के, हमारे भारत के गृह मंत्रालय में बैठते हैं, आप समझ रहे हैं, पूरा देश कंट्रोल होता है गृह मंत्रालय से। अगर आप स्टेनोग्राफर बन गए तो आप किसी सीनियर मोस्ट आईपीएस या आईएएस के आप स्टेनोग्राफर हैं, स्टेनो हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं, आप उनके साथ बैठ रहे हैं। आपके मतलब क्या पावर होगी आप समझ सकते हैं अपने आप को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अगर आप हैं तो आप समझिए कि आप एक देश को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी के पास बैठे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता साथियों कुछ इन डिपार्टमेंट से अच्छा कोई और डिपार्टमेंट हो। देखिए साथियों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट साथियों। रेवेन्यू का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स का कितना अच्छा डिपार्टमेंट है, जो आपको ग्रेड सी के एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ऑफर करता है। आप इसे बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं जॉब को। अब देखिए साथियों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी जिसे बोलते हैं, यानी रक्षा मंत्रालय, इसमें भी आपके स्टेनोग्राफर की जॉब आपको मिलती है। और थर्ड फिफ्थ है साथियों ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये साथियों इंग्लिश स्टेनोग्राफर ओनली के लिए होती है। तो बिल्कुल आपको तैयारी करनी होती है इनकी। और देखिए साथियों ये तो सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट हैं जिसकी मैंने आपके लिए लाया हूं, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ऐसे 25-30 डिपार्टमेंट हैं जिनमें हर साल एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की वैकेंसी आती है। आप अगर इनमें ग्रेड सी में पहुंचते हैं साथियों आपका एक अलग ही ऑरा और एक अलग ही क्राइटेरिया रहता है। वही अगर मैं बात करता हूं साथियों ग्रेड डी के डिपार्टमेंट की, तो ग्रेड डी में भी बहुत ही अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं साथियों, जिनमें जिनका सपना होता है लोगों का पहुंचने का। मैं अगर बात करता हूं साथियों सबसे अच्छा डिपार्टमेंट की, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे कि एनआईए बोलते हैं। आप देखिए साथियों ग्रेड डी में आपको कहां से कहां पहुंचने का है, नेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे आप पहुंच सकते हैं, वर्क कर सकते हैं देश के सीनियर मोस्ट आईपीएस के साथ। देश के सीनियर मोस्ट एजेंसी में जो आईपीएस होंगे, जो स्टेट से प्रमोट होकर निकलते हैं, आप उनके पर्सनल असिस्टेंट बनते हैं साथियों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के अंदर आती है। वही मैं बात करूं सेकंड डिपार्टमेंट साथियों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप सभी जानते होंगे कितना फेमस है, कई मूवी बन चुकी हैं, आपने देखा होगा आईटी डिपार्टमेंट कैसा डिपार्टमेंट है, आप सभी को पता है, तो मैं कहना नहीं चाहता साथियों। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का एग्जाम आपको ऑफर करता है कि आप पीए बन सकते हैं, स्टेनोग्राफर बन सकते हैं ग्रेड डी में। थर्ड डिपार्टमेंट जो साथियों लगता है मुझे वो है ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बीपीआरडी, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और पुलिस से जुड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इसमें काम करने का क्या ही ओरा होगा एक।
सबसे इंपॉर्टेंट देखिए साथियों, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप जानते होंगे साथियों, इसमें भी कितनी तरह की मूवी बन चुकी हैं कि सीबीआई का क्या होता है। तो सीबीआई अपने आप में एक नाम, इसके बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है, आप सभी जानते होंगे कि सीबीआई क्या है। तो नाम ही काफ़ी है सीबीआई जैसे डिपार्टमेंट का। और ये आपको एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की जॉब ऑफर करती है साथियों। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए, मेरे साथ जुड़िए साथियों। आपको भी इन्हीं डिपार्टमेंट में आना है और इससे भी या ग्रेड डी या ग्रेड सी में डेफिनेटली आपको सिलेक्ट होकर कराना है, अपना सिलेक्शन मैं आपका कराऊंगा साथियों। देखिए साथियों, नेक्स्ट मेरे पे डिपार्टमेंट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसे सीवीसी बोलते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसे सीवीसी बोलते हैं साथियों, जो कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगर आप इसमें पहुंच जाते हैं तो एक अलग ही हो रहा है, देश की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा में आप पहुंच जाते हैं, पूरे देश में कंट्रोल करते हैं साथियों। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। साथियों नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसे हम कैट बोलते हैं साथियों। इसमें सिर्फ ओनली एंड ओनली इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए ही होता है ये सीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसमें सिर्फ ओनली इंग्लिश स्टेनोग्राफर ही जा सकते हैं। तो साथियों ये कुछ डिपार्टमेंट्स थे, ये कुछ वो थे डिपार्टमेंट ग्रेड सी और ग्रेड डी के जो मैंने आपको दिखाए। इनके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, 60-70 डिपार्टमेंट अलग हैं इनसे भी, जिनमें आपको हर साल वैकेंसी आती है एसएससी स्टेनोग्राफर की, और आप तैयारी करते हैं साथियों। वही मैं बता दूं, कुछ साथियों का प्रश्न रहता है कि सर हम हिंदी में सीखें या इंग्लिश में सीखें। तो साथियों अगर मेरी पर्सनल चॉइस की बात की जाए तो मैं तो इंग्लिश स्टेनोग्राफी प्रेफर करता हूं, क्योंकि इलाइट इंस्टीट्यूशंस जिन्हें हम बोलते हैं, देश की प्रीमियम संस्थाएं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन पार्लियामेंट, तो साथियों वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं इंग्लिश एडवांटेज मिलता है, इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखने के लिए मिलता है। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश हिंदी से भी अगर प्रमोट होकर जाते हैं डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में खासकर, तो साथियों आपको वहाँ पर भी इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखनी ही होती है। तो बस आपको तैयारी करनी है साथियों, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, मैं आपकी अच्छे से तैयारी कराऊंगा। आप हम मेरे साथ जुड़िएगा, हमारे स्टेनो आरडब्ल्यू चैनल से जुड़िएगा, मिलकर तैयारी करेंगे साथियों और एक ब्राइट फ्यूचर की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।